हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनी चाकर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पोषक पदार्थ के बारे में और आज हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। देखिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं पोषण। देखिए पिछली बार हमने पढ़ा था, जिसने भी अगर नहीं पढ़ा है उस पार्ट को तो आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं, हमारी लाइब्रेरी में वीडियो आपको मिल जाएगी। आज हम पोषण के बारे में बात करेंगे। देखो पिछली वीडियो में हमने लास्ट में पढ़ा था कि पोषण जो है, यानी कहने का मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी फॉर्मेशन होती है, ऊर्जा जो हमें मिलती है, उसी से हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है, यानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति। इसका मतलब एक बात समझिए कि पोषण की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कह रही है, सुनिए। सजीवों के द्वारा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शारीरिक वृद्धि, शारीरिक मरम्मत, नई कोशिकाओं के निर्माण, रोगों से बचाव तथा कोशिकीय उपापचय हेतु पोषक पदार्थों का अंतर्गत। समझ में आ गया होगा आपको? अभी तक कुछ समझाया नहीं है, ज्यादा चिंता की आवश्यकता ना करें, आपको कैसे समझ में आ सकता है। अब देखिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए ऊर्जा आवश्यकता। सबसे पहले कहा ना हमने कि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। एक बड़ी सिंपल सी बात है, आज आप पढ़ रहे हैं तो खाना खुना खाया होगा आपने सुना, या अभी जिस भी टाइम आप इसको पढ़ रहे हैं पूरी तरह से ऊर्जा पूरी है तभी पढ़ पा रहे हैं। अगर किसी को खाने को ना दिया जाए, एक दो दिन ना दिया जाए, तो उसको कहा जाए कि लो पढ़ो, तो उसको जग सुना सुना ही लगेगा। समझ रहे हो बातों को? यानी पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। दूसरी बात, खेल रहे हैं उसमें भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तीसरी बात, आप कोई भी कार्य करते हैं, भले ही आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, उसमें भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। यानी आपके शरीर को चलने के लिए भी, चलने का मतलब है आपके प्रत्येक सिस्टम को चलने के लिए, मतलब आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ऊर्जा आवश्यकता यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट, और वो किससे पूरी होती है? पोषण से पूरी होती है। एक बड़ी सिंपल सी बात समझिए, आपने देखा होगा जिस भी समय आप खाना खाते हैं तो थोड़े समय बाद भी आपको नींद आने लग जाती है। कहने का मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाचन तंत्र जो है, पाचन का जो प्रोसेस है, उसको भी किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हमारा जो शरीर है वो ये डिसाइड करता है, ये चयन करता है कि किस समय ऊर्जा को कहां ज्यादा ट्रांसफर करना है। इसका मतलब जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कहां चाहिए? पाचन करने के लिए। इसका मतलब शरीर की जितनी ऊर्जा है वो कहां शिफ्ट हो जाती है? पाचन के लिए। और आप क्या फील करने लग जाते हैं? थकान महसूस करने लग जाते हैं। इसका मतलब उस समय आपको आलस्य जिसे हम कहते हैं, यानी आप क्या फील कर रहे हैं कि आपके शरीर में ऊर्जा की एकदम से कमी होगी, और कमी होने के बाद ही आपको क्या आती है? नींद आती है। इसका मतलब ये बात क्लियर हुई इससे कि पाचन तंत्र को भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। आप अगर मस्तिष्क की बात करें, आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी समय बाद आपको भूख लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। यहां तक आपका हृदय जो लगातार काम कर रहा है, उसको भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, तभी वो लगातार काम कर पाएगा। अगर उसको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो एक समय बाद वो काम करना बंद कर देगा, और अगर वो काम करना बंद कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है आप भी काम करना बंद कर देंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि ऊर्जा आवश्यकता, हमारे शरीर में जितने भी तंत्र काम करते हैं उसको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करें पाचन तंत्र की, किसकी बात करें? पाचन तंत्र की। दूसरा हम बात करें उत्सर्जन तंत्र की, किसकी बात करें? उत्सर्जन तंत्र की। तीसरा हम बात करें किसकी? परिसंचरण तंत्र की बात करें। परिसंचरण तंत्र में भी किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो श्वसन तंत्र में भी क्या चाहिए जी? ऊर्जा चाहिए। यहां तक कि हम मस्तिष्क की बात करें, उसमें भी किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर में जितने भी तंत्र हैं उन सभी को चलाने में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। जब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको एक एक करके इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा कि पाचन तंत्र में किस तरह से, उत्सर्जन तंत्र में, परिसंचरण में और श्वसन में। एक बात आपसे पूछूं मैं, आपको क्या लगता है कि सभी तंत्र अलग अलग काम कर रहे हैं हमारे शरीर में कि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं? सोचिएगा, इस पर विचार करिए कि पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और जितने भी तंत्र हमारे शरीर में हैं, देखने से तो यूं लगता है, पढ़ते हैं उस समय तो यूं लगता है कि ये तंत्र अलग अलग काम कर रहे हैं। जब हम पाचन पढ़ते हैं तो हमें यूं फील होता है कि जैसे हमारे शरीर में केवल पाचन तंत्र ही काम कर रहा है, बाकी तो कोई तंत्र काम कर ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी तंत्र जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं।
कैसे पता चले हमें इस बात का? देखिए चीजों को समझिए। जैसे पाचन तंत्र का क्या काम है? पाचन तंत्र का काम होता है जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में तोड़ना। जटिल खाद्य पदार्थ जो है, भोज्य पदार्थ है, उसको किस में कन्वर्ट करना होता है? सरल में तोड़ना होता है, सरल खाद्य पदार्थ में बदलना होता है। अब एक बात समझिए, पाचन तंत्र ने क्या किया? जटिल खाद्य पदार्थ को तोड़ दिया, किसमें? सरल खाद्य पदार्थ में। यानी कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा उदाहरण अगर हम लें तो जैसे हम ग्लूकोज की बात करते हैं, C6H12O6, ऑक्सीजन की मदद से किसका निर्माण हुआ? CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण हुआ। पर आप ग्लूकोज थोड़ी ना खाते हैं, आप क्या खाते हैं? पोषक पदार्थ। इसका मतलब इस पोषक पदार्थ को इसके अंदर तोड़ने का काम सबसे पहले कौन करता है? पाचन तंत्र के माध्यम से किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा हो वसा को किसमें तोड़ दिया जाता है? वसीय अम्ल में। प्रोटीन को किसमें तोड़ दिया जाता है? अमीनो अम्ल में। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे, पर अभी मैंने सिर्फ इसलिए ये बात बताई ताकि आपको ये चीज रिवाइंड हो जाएगी बात। देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि पाचन तंत्र क्या कर रहा है? जटिल खाद्य पदार्थ को किसमें तोड़ने का काम कर रहा है? सरल खाद्य पदार्थ में तोड़ने का काम कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आई हमारे। अब एक बात समझिए, मान लीजिए ग्लूकोज है, ये सबसे पहले जटिल रूप में था और सरल रूप में क्या है? ग्लूकोज, यानी मोनोसैकेराइड। पढ़ेंगे हम, अगला जो चैप्टर है उसके अंदर डिटेल से कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया जाएगा। वसा के बारे में डिटेल से बताएंगे, प्रोटीन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, हर चीज को पढ़ेंगे। पर एक बात यहां समझिए कि ये जटिल है वो सरल में टूटा, और सरल में कौन सा? शर्करा का सरल रूप कौन सा है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। किसके लिए? ऑक्सीकरण के लिए। पिछले जो हमने वीडियो देखा उसमें आपने पढ़ा होगा कि बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, और जितनी ऑक्सीजन मिलेगी उतना जल्दी ऑक्सीकरण होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन इसको तोड़ेगा, पर ऑक्सीजन आएगी कहां से? उसके लिए एक अलग तंत्र चाहिएगा, और वो तंत्र कौन सा होता है? श्वसन तंत्र। ध्यान से समझिएगा, हमने दो तंत्र यहां डिस्कस कर लिए हैं कि ये जटिल से सरल में तोड़ने का काम कौन कर रहा है? पाचन तंत्र कर रहा है। दूसरा, अगर इससे ऊर्जा बनानी है, एनर्जी बनानी है, एटीपी फॉर्मेशन आपको करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इस ऑक्सीजन को लाने का काम कौन कर रहा है? श्वसन तंत्र। यहां तक कि इस ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण होने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बचती है और जो आपके लिए एक अपशिष्ट गैस है, यानी वो आपके लिए कोई कार्य काम की गैस नहीं है, उसको भी शरीर से बाहर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? श्वसन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा ये जो H2O अतिरिक्त बचा, इसको जितनी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा हो कि H2O जितना चाहिए उतना उपयोग में आ जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतना उपयोग करने के बाद जो अतिरिक्त बचेगा वो कहां चला जाएगा जी? उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से, आपकी वृक्क और किडनी के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब उत्सर्जन तंत्र का भी यहां उपयोग हो रहा है। इसके अलावा अब हम बात करें तो ये सारे तंत्र तो हमने उपयोग में ले लिए, इन सबको नियंत्रण में रखने का काम कौन कर रहा है? हमारा मस्तिष्क कर रहा है। इसके अलावा आपने एक चीज पढ़ी होगी कि बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो भी हमारे शरीर में लगातार क्या करते रहते हैं? काम करते रहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, एक्सोक्राइन सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ये सारे के सारे सिस्टम एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। और बिना ऊर्जा के कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर एक सिस्टम भी काम करना बंद करेगा तो ये दूसरे सिस्टम के ऊपर क्या डाल देगा? इफेक्ट डाल देगा, प्रभाव डाल देगा, और उससे भले ही वो दूसरे सिस्टम को बंद नहीं कर सकता पर उसकी कार्य क्षमता को क्या कर देगा? कम कर देगा। इसीलिए बोला जाता है कि ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर में प्रत्येक तंत्र यानी प्रत्येक सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए, और अगर एक भी तंत्र में कहीं कमी आती है तो दूसरा तंत्र उससे क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। इसका मतलब पोषण क्यों चाहिए? ऊर्जा आवश्यकता के लिए चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं शारीरिक वृद्धि की। देखिए जी, अगर हम बात करें शारीरिक वृद्धि की, तो हमारे अंदर शारीरिक वृद्धि किस तरह की होती है, इस बात को समझने के लिए आपको दो टर्म, जो दो वाक्य जो है वो बड़े गहराई से सोचने पड़ेंगे। एक होती है सीमित वृद्धि और एक होती है असीमित वृद्धि। देखिए ये नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे।
पेड़ पौधों के अंदर अगर वृद्धि पूछी जाए तो कौन से प्रकार की वृद्धि होती है, सीमित या असीमित? बताइए आप कौन सी वृद्धि होती है, कमेंट कर सकते हैं आप नीचे। देखिए सीमित वृद्धि और असीमित वृद्धि। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सीमित वृद्धि और असीमित वृद्धि क्या होती है। कितने आप सोच सकते हैं इसके बारे में भी, सीमित होगी या असीमित होगी? देखिए सीमित वृद्धि वो होती है जो एक निश्चित समय तक ही होगी, यानी एक तय समय के बाद वो वृद्धि नहीं हो पाएगी, यानी कुछ भागों को छोड़ दे अन्य भागों में वो वृद्धि नहीं होती। असीमित वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली, यानी ऐसी ग्रोथ जो लगातार चलती रहे, उसे हम बोलते हैं असीमित वृद्धि। इसका मतलब सबसे पहले समझिए कि हम शारीरिक वृद्धि की बात कर रहे हैं तो एक उदाहरण समझिए। हमारे हाथ पांव, जो भी हमारे शरीर की हाइट है, ऊंचाई है, जो भी चीजें हैं, वो आपने देखी होगी कि एक निश्चित उम्र के बाद में बढ़ना बंद कर देती है। ऐसा तो नहीं होता कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, आपने दरवाजे बड़े करते गए, बड़े करते गए, बड़े करते गए, दरवाजे छोटे होते जा रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, एक निश्चित उम्र में जरूर होती है। आपने देखा होगा कि एक उम्र होती है, आप कपड़े लेके आते हैं, 6 महीने बाद वो छोटे हो जाते हैं, आपकी हाइट बढ़ जाती है। इसका मतलब वो एक उम्र है जिस समय आपकी हाइट जो है, आपकी शारीरिक वृद्धि सबसे ज्यादा हो रही होती है। आपने देखा होगा कि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, वो एक 7th 8th में पढ़ रहे हैं और एकदम से 11th 12th में आने के बाद आपने बहुत सारे चेंज उनके अंदर देखे होंगे, क्योंकि वो एक एज है जिसके अंदर शारीरिक वृद्धि सबसे ज्यादा होती है। पर एक उम्र के बाद में आप देखते हैं उसके अंदर कोई परिवर्तन फिर बाद में नहीं आता। इन सब से क्या समझ में आया? इन सब से एक बात ये समझ में आई कि हमारी जो शारीरिक वृद्धि है, मनुष्य की जो शारीरिक वृद्धि है, वो एक सीमित यानी लिमिटेड ग्रोथ हमारे अंदर होती है। जबकि दूसरी बात अगर हम करें पेड़ पौधों की, आपने देखा होगा पेड़ पौधों की टहनी को जब भी काट दिया जाता है, जब भी उसको पोषक पदार्थ उचित मात्रा में मिले, सही प्रकार का एनवायरमेंट जब उसको, पर्यावरण उसको मिलता है, नमी मिलती है, तो उसी से नई कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और वो टहनी, वो शाखा दोबारा से ग्रोथ करनी शुरू कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर असीमित वृद्धि होती है, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ उसके अंदर देखने को मिलती है और वो जीवन पर्यंत होती है। अब एक बात समझिए, शारीरिक वृद्धि आप समझे फिजिकल ग्रोथ, और इन सब के लिए आप यूं मान लीजिए कि नई कोशिकाओं के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? नई कोशिकाओं के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आप ये चीज दोबारा भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, आपने महसूस भी की होगी कि जो बचपन का समय होता है या एक एज होती है, जो आप स्टडी की जो एज आपकी चल रही है, 11th 12th 10th 9th जो भी क्लास आपकी है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि भूख ज्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आपकी ग्रोथ का टाइम है, ग्रोथ पीरियड चल रहा है और उसके लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। और हमने पिछले वीडियो में जब पढ़ा था कि शारीरिक वृद्धि के लिए कौन आवश्यक होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन शारीरिक वृद्धि कब करेगा? जब कार्बोहाइड्रेट और वसा उतनी ऊर्जा दे दे जो आपको दैनिक आवश्यकता के लिए चाहिए, उसके बाद ही प्रोटीन ग्रोथ कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जी कि प्रोटीन जो है वो ग्रोथ कर पाएगा कब? जब पूरी ऊर्जा मिलेगी तब। पूरी ऊर्जा किसके लिए? शारीरिक यानी दैनिक आवश्यकताओं के लिए। शारीरिक जो आवश्यकता होती है उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको कौन फुलफिल कर दे? कार्बोहाइड्रेट और वसा फुलफिल कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए हमें भूख ज्यादा लगती है। यही बात हुई ना, शारीरिक वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब पोषण चाहिए होता है। तीसरी बात हम कर रहे हैं सीमित पुनरुद्भवन। देखिए पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं। अब पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब होता है, री मतलब दोबारा से, जनरेट होना मतलब बनना, यानी रीजनरेशन। आपने पढ़ा होगा प्लेनेरिया के बारे में, जिसके अंदर ट्रू रीजनरेशन पाई जाती है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ? यानी आप उसके जितने भी टुकड़े करते हैं उससे एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। अब एक बात समझिए, मैंने एक टर्म यूज करी, एक शब्द यहां लगा सीमित। अब ये सीमित और असीमित क्यों यूज किया? सीधा भी तो लिख सकता था पुनरुद्भवन, पर यहां सीमित क्यों लिखा है? इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट, इसको समझिएगा। आपने छिपकली को देखा होगा, बड़ी आसानी सी बात है, हर जगह मिलेगी आपको। और आपने एक एक्सपेरिमेंट उनके साथ कभी किया हो? वैसे तो आप एक्सपेरिमेंट बहुत कम करते हैं,
पर वो एक्सपेरिमेंट शायद ही आपने जरूर किया हो, स्टडी के साथ भले ही ना हो एक्सपेरिमेंट, पर उसके साथ जरूर किया होगा कि आपने क्या है, जहां भी छिपकली देखी होगी वहां आपने पूरी शक्ति के साथ कोशिश की होगी कि उसके ऊपर कोई भी चीज से प्रहार किया जाए। मतलब प्रहार करने का मतलब उसको कोई चप्पल वगैरह उठा के उसके ऊपर मारी जाए, और आपने ऐसा किया होगा और आपने बहुत बार देखा होगा कि आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जीवन में आपने किया कि पहली बार पे ही सफलता, यानी पूरा विशाल अगर पर्वत हो सामने और ये पत्थर मारना वो ना लगे भले ही, पर आज क्या किया हमने, इतनी दूर से किसी के ऊपर कोई चीज मारी और उसमें हम सफल हो गए। ऐसा क्यों हो पाता है? इसका कारण है, देखिए, जब भी आप छिपकली के ऊपर जो भी चीजें उसके ऊपर फेंक के मारते हैं तो वो क्या होता है, छिपकली क्या करती है, अपनी पूंछ गिरा देती है। क्यों गिरा देती है? क्योंकि उसको उस समय आपसे बच के निकलना होता है, क्योंकि अगर आप उससे फोकस रहेंगे तो वो इधर उधर नहीं जा पाएगी, या जहां भी वो जाएगी आपको पता लग जाएगा। इसलिए वो क्या करती है, अपनी पूंछ को गिरा देती है। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि उसके अंदर सीमित पुनरुद्भवन पाया जाता है। सीमित पुनरुद्भवन क्यों बोला? क्योंकि उसकी पूंछ जो है वो दोबारा से आ जाएगी, पर उसकी पूंछ से नई छिपकली नहीं बनेगी। अगर ऐसा होता कि उसकी पूंछ से भी नई छिपकली डेवलप हो जाती तो हम उसको क्या बोलते? पुनरुद्भवन, यानी असीमित पुनरुद्भवन। ठीक है। दूसरा उदाहरण, रामायण चल रही होगी आजकल, उसमें आपने देखा होगा कि श्री राम जब रावण को मारते हैं तो उसमें क्या होता है, उस रावण का सर जो है वो बार बार उससे धड़ से अलग होता जाता है और उसकी जगह नया सर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने वहां क्या नोट किया? वहां भी साइंस है। वहां साइंस क्या है? वो यही बता रही है असीमित पुनरुद्भवन, सॉरी सीमित पुनरुद्भवन के बारे में। सीमित पुनरुद्भवन के बारे में कैसे बता रही है? एक चीज समझिए कि उसके सिर से नया रावण नहीं डेवलप हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, उसके धड़ से नया सर डेवलप होता जा रहा है। इसका मतलब उसी तरह वो क्या है, सीमित पुनरुद्भवन है। अच्छे से समझ गए होंगे आप, पुनरुद्भवन का अर्थ समझ गए होंगे और सीमित के बारे में समझ गए होंगे। अब एक बात समझिए, अब हमारे अंदर ये किस तरह से हो पाता है? देखो जी, हमारे अंदर सीमित पुनरुद्भवन पाया जाता है। क्यों बोला इसमें? देखिए, आपकी जो शरीर की वृद्धि है, ग्रोथ है, वो एक निश्चित उम्र तक होती है। हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, शारीरिक वृद्धि है वो क्या होती है, लिमिटेड, यानी एक निश्चित उम्र तक होती है, उसके बाद वो ग्रोथ नहीं हो पाती। आप ऐसा तो नहीं होता कि हमारे हाथ बढ़ रहे हैं और जमीन को टच होने लगे थोड़े दिन बाद और फोल्ड करने पड़ रहे हैं हाथों, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर क्या है, सीमित। अब एक चीज समझिए, दूसरी बात, हमारे शरीर के कुछ भागों को छोड़ दें, जैसे वृक्क की बात, सॉरी लीवर की बात करें, लीवर का मतलब यकृत की बात करें, तो उसमें क्या होता है, यकृत जो है उसके अगर 2 टुकड़े भी कर दिए जाए, किसी को डोनेट कर दिया जाए, तो उससे नया यकृत डेवलप हो जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर के कहीं भी चोट लग जाती है, किसी भी दुर्घटना में, एक्सीडेंट के अंदर कहीं घाव हो जाता है, तो उस घाव को भी, वो घाव भी क्या हो जाता है, हील हो जाता है, उसकी जगह नई कोशिकाएं बन जाती है। इसका मतलब वो सीमित है। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि किसी भी इंसान का हाथ कट जाए उसकी जगह नया हाथ आ जाए। अगर ऐसा होता तो पुनरुद्भवन कहते हैं, यानी कभी भी ऐसा, मतलब हम कह सकते थे कि वो असीमित हो जाता, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भागों को छोड़ दें, इसके अलावा हमारे शरीर में पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए इसने कहा सीमित पुनरुद्भवन। पर जिन भी भागों में होती है, कहीं घाव चोट लग जाती है, तो उस समय खुराक, यानी कहीं हम, यानी कहने का मतलब खान पान का ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों ध्यान दिया जाता है? उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब सीमित पुनरुद्भवन के लिए भी किसकी आवश्यकता है, पोषण, यानी पोषण से हमें सीमित पुनरुद्भवन भी मिलता है। इसके अलावा नई कोशिकाओं का निर्माण, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आज की समय कोरोना के अंदर भी आप देख रहे हैं, सरकार जो है जो रक्तदान के लिए लोगों को कह रही है, क्योंकि पहले जो था ओपनली इन्वायरमेंट था, उस समय ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा सकते थे, पर अब सरकार कह रही है कि आप हॉस्पिटल में आके रक्तदान करिए, क्योंकि खून की लगातार जो है वो जरूरत पड़ती है। आपने नाम सुना हो, हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे के रक्त पे जीवित रहते हैं, वो अपना खुद का खून जो है वो नहीं, यानी उसके अंदर आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रक्त की आवश्यकता उनको तो है जिनको हीमोफीलिया हो चुका है, इसका मतलब वो एक पुण्य का काम है। परंतु दूसरी बात ये है कि आपको उससे कोई नुकसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आपके शरीर में आरबीसी फॉर्मेशन 120 दिन बाद दोबारा से हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ब्लड को डोनेट भी कर देते हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होना,
क्यों? क्योंकि अगर आप डोनेट ना भी करेंगे तो वो सेल जो है वो अपने आप मर ही जाएंगी, आपके किसी काम नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि नई कोशिकाओं का निर्माण, यानी हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें रोगों से बचाव के बारे में, और सॉरी नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा यानी पोषण की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है रोगों से बचाव, जो हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और अभी भी हम पढ़ रहे हैं। क्या? रोगों से बचाव, उसके लिए पोषण की आवश्यकता। कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा विटामिन जो पोषक पदार्थ से मिलता है, ठीक है, वो हमें क्या करते हैं? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, और हमारे शरीर में ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। और अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी तो हम रोगों से भी ज्यादा लड़ पाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? अब कोरोना महामारी के अंदर सबसे ज्यादा खान पान का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है, ताकि हमारा शरीर सक्षम हो सके, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई है। इसका मतलब जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती है तो हमारा शरीर अगर खुद ब खुद सक्षम होगा तो हम उससे बाहर आ सकते हैं भी। हम अगर उस वायरस को हरा देते हैं, अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो हम उससे, उस बीमारी से बच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करना, उससे दूर रहना कि वो कांटेक्ट में ही ना आए, यानी हमारे तक पहुंचे ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि रोकथाम जो है वो उपचार से अच्छा तरीका है। पहली बात तो वो है। पर अगर किसी को रोग हो रहा है तो उसको अपने खान पान का ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से उसको ऊर्जा मिलेगी और उसी से वो क्या करेगा? रोगों से बचाव कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इन सब कामों में भी किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। और ऊर्जा का यही प्रोसेस क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें ऊर्जा आवश्यकता, एनर्जी रिक्वायरमेंट, जितने भी तंत्र चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा। और ऊर्जा मतलब पोषण। दूसरी शारीरिक वृद्धि के लिए भी पोषण। सीमित पुनरुत भवन के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए? पोषण चाहिए। यानी पोषण किससे मिलेगा? पोषक पदार्थ से। नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए और रोगों से बचाव के लिए, इन सब कार्यों के लिए हमें क्या चाहिए? पोषण की आवश्यकता होती है। डियर स्टूडेंट, इन सबको आप नोट करिएगा अच्छे से और रिवाइज करिएगा, और जो भी आपको डाउट आते हैं वो आप कमेंट में डालिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर कर सकें। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।